कुछ सवालों से बात शुरू करूंगा। क्या हम में से कोई कल्पना कर सकता है, बल्कि सामान्य नहीं, बौड़म से बौड़म, मूर से मूर, गधे से गधा व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि इज़राइल में, यहूदी देश में, किसी बिल्डिंग का, किसी रोड का, किसी स्टेडियम का नाम हिटलर के नाम पर, हिमलर के नाम पर, गोबल्स के नाम पर हो? क्या यह संभव है? गंभीर, मजाक नहीं, सीरियस बात। क्या ये हो सकता है? मगर भारत में दिल्ली, हृदय, राजधानी, औरंगजेब रोड, अब उसे बदल के कलाम रोड कर दिया गया। शाहजहां रोड, बाबर रोड आज भी है। तुगलक रोड आज भी है। इसका कारण क्या है? भारत को एक चूं चूं का मुरब्बा, फिराक का शेर है, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, यानी भारत की धरती पर संसार भर की कौमों के फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। क्या वाकई भारत सारी दुनिया के लोगों ने आकर बनाया है? मगर राष्ट्र का जिक्र तो संसार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद में भी है। तो फिर ये क्या है? इसका कारण सैद्धांतिक है। भारत का जो इतिहास है, वो इतिहास भारतीयता से, भारत के पक्ष से नहीं लिखा गया। हम लोग इतिहास में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस, हम एक सूत्र मेरे इतिहास के शिक्षक ने पढ़ाया था, मैं शायद 7वीं 8वीं का छात्र था, तब की बात है। गू खा तस्ले में, गु गुलाम, खा खिलजी, ता तुगलक, सा सैयद, लोदी और में मुगल। गू खा तस्ले में क्या विस्तार है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। भारत का इतिहास भारत के पर आक्रमण करने वालों की दृष्टि से लिखा गया। बाबर आया, उसने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। ये ऐसा लिखा जाता है जैसे कोई उसने बाग लगाया हो, कोई बाजार बनाया हो, कोई किला बना दिया हो। मुगल वंश की नींव डाली का मतलब भारत के उत्तराधिकारियों से, पुत्रों से, संतानों से उनका अधिकार छीन के, उनकी जमीन छीन के उस पर एक विदेशी साम्राज्य स्थापित किया। कोर्स तो यही है। और ये इस हद तक बेहुदा वाहियात बात है। एक अंग्रेजी के चर्चित लेखक खुशवंत सिंह ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, और जाटों के बारे में, गुजरों के बारे में उन्होंने कहा था कि ये मुगलों को भी तंग करते रहे थे, जिस पर मेरे जैसे सामान्य लोगों ने कहा था कि मुगलों के बाप की जगह नहीं है दिल्ली। जाट, गुजर ये यहां के राजवंश हैं, अधिकारी हैं। उनसे छीनकर मुगलों ने राज्य स्थापित किया, तो उनसे वापस लेंगे कि नहीं? 1857 की क्रांति पर, विप्लव पर, जो भी आप उसे कहना चाहें, उसमें एक किताब है विलियम डैलिम्पल की, द लास्ट मुगल। उसमें अंतिम पृष्ठों में इसका जिक्र है कि जब दिल्ली मुगल हार गए और उनकी बहुत बढ़िया ठुकाई हुई, तो मुगल जो बचे हुए शहजादियां थीं, रानियां थीं, ये सब लोग इधर उधर भागे, तो इनको जाटों ने पकड़ लिया और उसके बाद इनको अपने घरों में ले गए। 1-2 दिन तो रखा और उसके बाद जा भाई, गाय दू, गोबर पात। मुगल शहजादियों से ये सब काम कराए, स्वाभाविक था। मुगलों ने यही तो किया। जिन गू खा तस्ले में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल वंश की बात है, इन्होंने क्या किया?
ये जब आक्रमण करने आए थे इनके साथ स्त्रियां नहीं थी, स्त्रियां तो हमसे छीनी। तो इतिहास का जो रंग रूप होना चाहिए, जिस तरह से लिखा जाना चाहिए, उसकी जगह भारत पर आक्रमणकारियों को ग्लोरीफाई किया गया। पिछले दिनों एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, मुनव्वर राना ने कहा कि भारत को इस्लाम ने क्या दिया, लाल किला दिया। उन्होंने कई किलों के नाम गिनाए। लाल किला क्या है? हमारी धरती की हमसे लूटी हुई संपदा सुरक्षित करने के लिए फसीलें खड़ी की गई, दीवारें खड़ी की गई, उसके बीच में रखे गए। हम आक्रमण करते थे, हमसे बचने के लिए सारे काम हुए। ये किले भारत का सम्मान नहीं है, भारत की छाती पर गड़े हुए भाले हैं। हमारा प्रतिरोध सुहेलदेव पासी का इतिहास में कहीं नाम नहीं है। महमूद गजनवी के भतीजे सालार मसूद को कसाला नदी के तट पर 17 राजाओं ने मिलकर काट डाला। नतीजा यह हुआ कि महमूद गजनवी के बाद दूसरा आक्रमण महमूद गौरी का, उसके बीच में सदियों का अंतर है। भारत की तरफ आंख उठा के देखने की किसी की हिम्मत नहीं रही। मगर ऐसा तेजस्वी रणबांकुरा श्रेष्ठ योद्धा, उसका नाम इतिहास से गायब है। भारत का इतिहास इस तरह से लिखा जाता है कि इस पर आक्रमण हुए और यहां के लोग पददलित हो गए, सर झुका लिया, स्वीकार कर लिया। फिर ऐसा कैसे है कि भारत 1947 जब विभाजन हुआ, बल्कि आज तक मोटे तौर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इन सब को जोड़ दें तो भी इस्लाम की वर्चस्वी स्थिति आज भी नहीं है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, जो इकबाल ने कहा है। ये शेर कई बार लोग भारत के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, नहीं, उसने इस्लाम के लिए कहा है कि यूनान, मिस्र, रोम मिट गए, कुछ हमारा नाम नहीं मिटता, इस्लाम का नाम नहीं मिटता। ये इस संदर्भ में शेर है, भारत की प्रशंसा में नहीं है। ईरान को ढहने में 30-40 साल लगे, सारा ईरान नष्ट हो गया। बहुत तेजस्वी योद्धा थे वो, सामान्य लोग नहीं थे। इस्लाम की आंधी में उड़ गए। सीरिया ईसाई देश था, उड़ गया। ये जो पूरा मध्य एशिया है, 150 वर्ष के अंदर, मोहम्मद के होने के 150 वर्ष के अंदर इस सब की तिक्का बेवटी बिखर गई। भारत पर 712 ईस्वी में पहला आक्रमण, भारत जिसे कहा जाए वर्तमान की दृष्टि से कहें, सिंध पर हुआ था। तब से लेकर आज तक 1200 वर्ष हो गए, इस्लाम को विजय नहीं प्राप्त हुई। उसके बावजूद भारत का इतिहास ऐसे लिखा जाता है कि जैसे इस्लाम रौंदता ही चला गया। छोटी झड़पें होती थी, हम हारे ऐसा नहीं है, मगर हम हर बार स्फिंक्स की तरह राख से फिर उठ के आए, फिर परतोले हमने, फिर ललकारा। कोई युद्ध ऐसा नहीं है जिसे हारने के बाद, जिसमें हमारी पराजय हुई, तो उसके बाद हमने वापस अपने आप को बटोर के हमला नहीं किया, अपने सत्व को, अपने अधिकार को वापस प्राप्त नहीं किया। एक इतिहास के अनुसार, एक इतिहास सामान्य बोल रहा हूं, बड़ा तिरंजित नहीं कह रहा हूं, इस भारतीय क्षेत्र में न्यूनतम 8 करोड़ लोग इस्लाम ने मारे हैं। कम से कम 8 करोड़ मुशरिक काफिर, इनकी हत्या हुई है। उसके बावजूद हम अडिग रहे, हमारे राजवंश अडिग रहे, हमारे नहीं। हमने चिति का ध्यान रखा, राष्ट्र की जिजीविषा, पौरुष हमेशा रहा। मगर वो पौरुष कागज पे क्यों नहीं आता? उसका कारण है कि इतिहास लिखने वाले जो लोग थे, इतिहास लिखना शिक्षा का कार्य, भारत विभाजन के बाद बचे खुचे राज्य में जो आया, उसके शुरू के जो शिक्षा मंत्री हैं, सारे के सारे इस्लामी दृष्टि से भारत के इतिहास को देखने वाले हैं।
पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद, तो इतनी मजेदार बात है कि वो न तो भारत में पैदा हुआ, ना उसका बाप भारतीय था, ना उसकी माँ भारतीय थी। वो शुद्ध इस्लामी मुल्ला था। उसने कभी किसी विद्यालय का, कभी किसी विश्वविद्यालय का मुंह तक नहीं देखा, एक दिन के लिए भी नहीं पढ़ा। ये भारत का शिक्षा मंत्री है। जो भारत में पैदा नहीं हुआ, उसकी शिक्षण व्यवस्था यहां की नहीं है। नतीजा क्या निकलता? तो इतिहास का पुनर्लेखन, और इतिहास का मतलब मेरे इतिहास का, ये इतना दयनीय और इतना हास्यास्पद है। सावरकर जी पर एक बहुत सुंदर भाषण है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रवादी जो दल है, जनसंघ और भाजपा वर्तमान में, उसके सर्वोत्तम वक्ताओं में, विद्वान तो नहीं कहूंगा मगर सर्वोत्तम वक्ताओं में है। तो उनका एक बहुत सुंदर सावरकर जी पर भाषण है। सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी और सावरकर ढूंढ लीजिएगा, नेट पर मिल जाएगा। इसी में एक छोटा सा अंश वो प्लासी की लड़ाई पर लेते हैं। सावरकर और प्लासी, अटल बिहारी वाजपेयी और प्लासी भी देखना चाहेंगे तो मिल जाएगा। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं, प्लासी के मैदान में जितने लोग रणभूमि में लड़ रहे थे, उससे अधिक लोग बाहर, युद्ध भूमि के बाहर खड़े, युद्ध का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भारत का के भविष्य का फैसला होने जा रहा था। होल्ड 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 होल्ड, रुक के। भारत का भविष्य कैसे? एक तरफ कौन था? नवाब। दूसरी तरफ कौन था? अंग्रेज। पुराना डकैत, नया डकैत, ये दोनों लोग लड़ रहे थे। और वो लोग जो प्लासी की लड़ाई में लड़ने वाले लोगों से अधिक संख्या में बाहर खड़े युद्ध का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कौन थे? वो मैं था, हम थे। इस धरती के पुत्र जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये नवाब हार जाए तो हमें सांस लेने की मोहलत मिल जाए, हम सम्मान के साथ जी सकें, हम तिलक लगा सकें, हम जनेऊ पहन सकें, हम मंदिरों में आरती कर सकें। अगर हम तिलक लगाते थे तो हम पर मांस के टुकड़े फेंके जाते थे, हम जनेऊ पहनते थे तो हम कोड़ों से पीटे जाते थे। इन सब चीजों के लिखित उल्लेख उपलब्ध हैं। परम पिशाच, परम चांडाल था ये नवाब, जिसकी लड़ाई भारत के भविष्य की लड़ाई बताई जा रही है। ये पुराना डकैत सिर्फ 200 साल 300 साल पहले उसके पूर्वज आए और भारत पे कब्जा करके, ये इलाके पे कब्जा करके बैठ गए, तो वो भारत के उत्तराधिकारी, भारत के मालिक कैसे हो गए? ये मूल प्रश्न, चूंकि इतिहास अटल बिहारी वाजपेयी ने जो पढ़ा, वो इतिहास में पढ़ रहा हूं, तो उसी इतिहास को पढ़ के आईएएस तैयार होते हैं, उसी इतिहास को पढ़ के राजनीतिज्ञ तैयार होते हैं, उसी इतिहास को पढ़ के हमारे भारत के सारे वर्गों के लोग आते हैं, उनको यही पढ़ाया जाता है। ये मूलतः दृष्टि का अंतर है। 1857, जिसकी बात मैं बार बार कई बार कहता भी हूं, और अब ये बात लोगों की समझ में आ भी रही है। दिल्ली और लखनऊ जो बड़े केंद्र थे, अन्य क्षेत्रों की बात नहीं करता, इन दो केंद्रों की बात करता हूं। अगर इसमें अंग्रेज हार जाएंगे तो यहां पर कौन आएगा? दिल्ली में मुगल। ध्यान रहे, ये मुगल सत्ता, दिल्ली की मुगल सत्ता, इसको मराठों की उत्तर की अंतिम चौकी ग्वालियर सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने इसके पूर्वज को, शालाम को, इसके अपने दरबार में औरतों के कपड़े पहना के नचवाया। इससे जाटों ने पुरुषार्थ किया, अपनी हिस्सा छीना। एक कहावत थी उस समय में, सल्तनते शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। शाह आलम की सल्तनत दिल्ली गांव से पालम गांव के बीच तक है बस। ये दिल्ली से पालम के बीच सिमटी कैसे? क्योंकि इसके अस्थिपिंजर हमने सब तोड़ तोड़ के इसको बिखरा दिया। और मगर इतिहास में वो दर्ज नहीं है, न ये कहावत दर्ज है, न ये सारा सिलसिला दर्ज है। ये दर्ज होना चाहिए। भारत का इतिहास आपने तो नहीं पढ़ा, मेरी पीढ़ी ने, मेरे पिता की पीढ़ी ने पढ़ा है। अंग्रेजों का इतिहास, कौन कौन अंग्रेजों के शासक थे, राजा हुए, रानियां हुई, पढ़ाया गया उन लोगों को। भारत के इतिहास में इंग्लैंड का इतिहास क्यों? उसको हमने हटाया, ठीक, बदल दिया ना। दिल्ली में इंडिया गेट पर जो बड़े बड़े मूर्तियां लगी थी, इसमें
अंग्रेजों की मूर्तियां थीं, हमने उनको हटाया, तो ये फिर बाबर रोड क्यों नहीं हटेगी? औरंगजेब रोड अब हटाई, अकबर रोड, शाहजहां रोड तो आज भी है, इसको क्यों नहीं हटाएंगे? लोगों के मन में ये धारणा है, ये सोचते हैं कि भारत के मुसलमानों को बुरा लगेगा। भारत के मुसलमान मूलतः हमारे ही भाई बंधु हैं जो धर्म भ्रष्ट करके मुसलमान बना लिए गए। इस बात की स्मृति उनके अंदर है। उनके नेता इस बात से, जो इस्लामी नेता हैं, वो तिल मिलाते हैं। सामान्य मुसलमान नहीं तिल मिलाता। इन दोनों का अंतर कैसे करेंगे आप? इस अंतर को करने की कोई व्यवस्था, वो शिक्षण ही तो है। शिक्षा कराए, इस तरह से सत्य लिखा जाए तो सामने आएगी बात। उसको क्यों नहीं लिखते? और अब राष्ट्रवादी सरकार आ गई है। अगर अब नहीं लिखा जाएगा तो ये कब लिखा जाएगा? राजनीतिक पुनर्जागरण अगर हो रहा है, जो तो कुछ दिखता भी है, तो ये स्थायी तब होता है कि वैचारिक बदलाव आए। बिना वैचारिक बदलाव के काम नहीं होने वाला। बहुत गंभीर विषय है और अब ये हो रहा है। इतिहास को का पुनर्लेखन, यानी इस मिट्टी के पुत्रों को एहसास कराना, ये मिट्टी तुम्हारी है, धरती तुम्हारी है। संसार के आदि ग्रंथ में इस धरती का, इसके गौरव का, इसके राष्ट्र का उल्लेख है। हम प्राकृतिक राष्ट्र हैं, प्राकृतिक देश हैं। पहाड़ों से और समुद्र से घिरा हुआ अकेला हमारा देश है विश्व में। इसके इतिहास को इस पर आक्रमण करने वालों का इतिहास बनाना ठीक नहीं है। सब कुछ करने के बावजूद, उनके हर प्रयास के बावजूद, हमने अपनी आत्मा नहीं मरने दी। 1947 तक ऐसा नहीं हुआ। इस्लामी काल में हमने सब कुछ बुरे से बुरा काम किया। हमने चमड़ा उधेड़ा, हम चमार कहलाए। हमने मैला अस्त्रों पर ढोया, हम वाल्मीकि भंगी कहलाए। हमने जनेऊ तोड़ दिए, भंगी कहलाए, भंग कर दिया। आत्मा नहीं मरने दी, उसके हाथ का पानी नहीं पिया, सुबह से शाम तक उसके महल में ड्यूटी दी, मगर घर लौटकर स्नान करने के बाद ही कुछ खाया, उसके हाथ का नहीं खाया। घृणा, तू हम पर जीत गया है, मगर हम तुझे अपना मालिक नहीं मानते, अपने बराबर का नहीं मानते। हम तेरे दिए हुए किसी चीज पर थूकते हैं। 1947 के बाद शिक्षण में बदलाव के कारण से सब कुछ नष्ट हो रहा है। शिक्षा की व्यवस्था, इतिहास का पुनर्लेखन, अपने पूर्वजों का गौरव, इसकी चर्चा होनी चाहिए। कितने लोगों को पता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में पहले हल्ले में मुगल 13 किलोमीटर दूर भागकर टिके थे। इतनी जोर से मार लगाई थी। हल्दी घाटी में राणा हारा बताया जाता है। सच ये है। उसके बाद जो दिवेर का युद्ध हुआ है, चित्तौड़ छोड़कर सारे किले हमने छीन लिए, मगर ये दिवेर का युद्ध लड़ाई में नहीं, वे इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। जिससे हमारा मुंह काला हो और ऐसे टुकड़खोर जो इन दुष्टों के तलवे चाटते हैं, ऐसे लोग इतिहासकार बना के पेश किए गए। ये बहुत गंभीर विषय है। अपने सम्मान, अपनी अस्मिता, अपने गौरव का भान समाज को हो, सर उठा के लोग जिए। ये राष्ट्रोत्थान का यज्ञ है। इसकी ज्वालाएं प्रचंड हों, भारत माता यशस्वी हो, इसके लिए आवश्यक है कि भारत की भूमिका, हमारे पूर्वजों का सत्य इतिहास पढ़ाया जाए। इस पर जहां जिस प्रकार से आपसे दबाव बन सकता है, बात की जा सकती है, कृपया करें। हम सब लोग एक हिलोर बना दें सारे राजनीतिक व्यवस्था पर। इस बात का दबाव बनना चाहिए कि सत्य उद्घाटित हो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात धैर्य से सुनी। एक छोटा सा निवेदन जो मैं आपसे करूंगा, कृपया इस यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब करें। आप तक बात पहुंचे, जब तक विचारों का भारत पर आक्रमण करने वाले प्रत्येक समाज अपने साथ एक विचारधारा लाए हैं। इस विचारधारा का जवाब विचारधारा है। जब तक उस विचारधारा को नष्ट नहीं किया जाएगा, बात नहीं बनने वाली। इसके लिए एक पैरेलल कुछ खड़ा करना पड़ेगा। उस वैचारिक संघर्ष में, इस विचारधारा के युद्ध में आपका भी योगदान है कि ऐसी बात कहने वाले, राष्ट्र के पौरुष को ललकारने वाले, राष्ट्र को तेजस्वी बनाने का प्रयास करने वाले प्रत्येक वक्ता को, प्रत्येक लेखक को प्रश्रय दीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। इसीलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस YouTube चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब कीजिए। आपने मेरी बात धैर्य से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।